जय हिंद। आपका क्रांति बैच में बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे आपको यूपी पीएससी आरओ एआरओ लोअर पीसीएस के लिए कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको भूगोल और प्राचीन इतिहास का इस समय कक्षाएं चल रही हैं और आप इसे ज़रूर पूरा देखिए, आपको ज़रूर इसमें लाभ होगा। आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास से संबंधित नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसे नियोलिथिक यानी काल या नियोलिथिक एज इसे कहते हैं। और इस समय जो है, जो नवपाषाण काल है, यह जितने भी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल था, इसमें सबसे वेल और अच्छे तरीके से ये लोग रहना सीख गए थे और इनमें बहुत सी बुद्धिजीवी भी हो गए थे जो नए नए तरीक़ों का खोज करते थे और उस तरीके से समाज में उनका उपयोग बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे नए नए कृषि के तरीके, नए नए तरीके से यहाँ पे औजार आदि मिले हैं जो बिल्कुल ही पहले के समय से इस समय के बेहतर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका जो एज था वह कितना था। यानी यह जो है 4000 साल पहले, 4000 साल से 1000 बीसी के बीच इसका समय था। यानी इसके बीच जो भी समय था, उस समय को, उस काल को नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज कहते हैं। बीसी मतलब आप समझ गए होंगे, हमने पिछले कक्षाओं में बताया था। बीसी मतलब होता है जीसस, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर क्राइस्ट जो होता है, क्राइस्ट मतलब होता है ईसा मसीह। और ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी चीज़ें थीं या जो भी समय था, उसे ही बिफोर क्राइस्ट या बीसी कहते हैं। मतलब आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था और उससे पहले जितने भी समय है उसे बीसी में लिखा जाता है। मतलब ये 4000 है, तो अगर आज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यह 6000 साल पहले इसे कहेंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। और इसे कॉपर एज, इसे कॉपर एज भी कहते हैं, क्योंकि पहले वाले जो समय था उसमें स्टोन का ज़्यादा उपयोग हो रहा था। स्टोन के औजार मिले हैं, स्टोन के जो भी ये लोग नए नए क्रियाएं या खेती उती करने का प्रयास करते थे तो मिट्टी से या स्टोन के बने हुए चीज़ों से ही करते थे। लेकिन नियोलिथिक एज में कापर का महत्वपूर्ण उपयोग हो रहा था। कापर के बर्तन मिले हैं, यहाँ पे देखने को मिले हैं। कापर की कुल्हाड़ी मिला है, जिससे वो लोग छोटे मोटे चीज़ को काटने में इसका प्रयोग करते थे। और कापर आने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली और नए नए तरह से मूर्तियाँ और नए नए प्रकार के बर्तन आदि इससे बनाए जाने लगे, जिसका उपयोग इसे आगे आइए देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग क्या क्या शुरुआती समय में या इस समय में वेल ट्रेंड यानी अच्छे तरीके से किए थे। तो सबसे पहले ये लोग पशुपालन जो है खूब अच्छे तरीके से अब करना सीख गए थे। इसके साथ ही ये लोग कृषि, देखिए पशुपालन के साथ साथ कृषि भी आवश्यक होती है। पशुपालन करेंगे, कृषि नहीं करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। कृषि करेंगे, पशुपालन नहीं करेंगे तो ही बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि कृषि की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पशुओं को खाने के लिए चारे के रूप में जाती है और आपको दूध और भी पैसे की व्यवस्था हो जाती है, मांस की व्यवस्था हो जाती है। जबकि केवल पशुपालन करेंगे तो कृषि की व्यवस्था आपको खरीदनी पड़ेगी, जिससे आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर जो कृषि कर रहा है, अगर वो पशुपालन भी कर रहा है, तो उसकी आय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये लोग अस्थाई निवास भी बनाकर अब रहने लगे थे। अस्थाई निवास इसलिए क्योंकि जब कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, तो इन्हें दूर जाने में दिक्कतें होने लगी और खेती करने के बाद अगर दूसरे जगह चले जाएंगे तो कोई जानवर या अन्य जो लोग हैं, घुमक्कड़ लोग, इनके खेतों को बर्बाद कर देंगे। इसलिए खेतों की देखभाल भी करनी जरूरी होती थी, इसलिए ये अस्थाई निवास बनाकर इन्हें रहना जरूरी पड़ गया था। इस समय बर्तन या मृद भांड जो होते थे यह किस टाइप के होते थे, कैसे होते थे, आइए यह देख लेते हैं।
तो इनके जो बर्तन हुआ करते थे वे काला यानी ब्लैक भी होते थे। धूसर, धूसर मतलब कि ग्रे जो है जिसे कहते हैं भूरा टाइप का, वह भी मिला है। मंद वर्ण मृदभंड मिला है। मंद वर्ण जो है किसे कहते हैं, जो कम रंगीन हो और किसी लाल से या इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रंगा गया हो, ऐसा मृदभांड यानी बर्तन मिला है। जो मट्टी का होता है उसे मृदभांड कहते हैं, मट्टी के बर्तन को। और आगे देखते हैं कि ये लोग और क्या क्या मिला हुआ है। तो इतना आपने देख लिया। कूपगल कर्नाटक, आइए इसके लिए आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कूपगल कर्नाटक। यहाँ पे देखिए ये जो है हमने मैप देख लिया और मैप में देखते हैं तो यहाँ पे कूपगल है और यह कर्नाटक का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे कर्नाटक का एरिया है, इसे कर्नाटक कहते हैं, या इसे धारवाड़ भी भूगोल के शब्दों में इसे लिया जाता है। यहाँ में एक कूपगल नामक स्थान है, कूपगल, जहाँ पर राख टीला, राख का यानी राखी का टीला मिला है। चूँकि राखी का टीला जो है ये लोग विशेष और महत्व के लिए करते थे। और राखी का टीला देखिए यहाँ पे इधर भी कई जगहों मिला है। यहाँ पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के भी जो कावेरी का क्षेत्र है वहाँ पे मिला है। अब बात आती है कि राखी का टीला ये लोग किस परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग करते थे। तो राखी का टीला जो होता था उसे एक जगह पे रख करके उसका खेतों में खाद के लिए भी उपयोग करते थे कभी कभी, और कई जगह लोग इसे शुभ मानते थे, इसलिए इसका टीला बनाकर कहीं एक जगह रखते थे। और इस कारण हमें राखी का टीला देखने को मिला है। और उस राखी के टीले में वहाँ पे बाद में ये लोग खेती भी करते थे ताकि वहाँ पे बहुत अच्छी खेती हो जाती थी। और जितने भी ये लोग खाना पकाते थे और राखी बची थी यहाँ पे ले आके राख का टीला मिला हुआ है, यहाँ पे रखा जाता था पहले। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुल्हाड़ी जो है इसे एक्स कहते हैं, कुल्हाड़ी भी मिली है इसी जगह से। बसुली मिली है, अन्य भी जगहों से बसुली मिली है। यहाँ पे सेल्ट भी मिली है। देखिए कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, बसुली से भी लकड़ी को छीलते हैं, और सेल्ट जो है ये भी एक तरीके का होता है जिससे हम छीलने में यूज करते हैं लकड़ी उकड़ी को, जिससे हम एक नया आकार दे पाते हैं किसी भी लकड़ी का। और इसके बाद मेहरगढ़ अगर देखें तो मेहरगढ़ आप बताइए साथियों कहाँ पड़ता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेहरगढ़ जो है इस समय किस देश में पड़ता है। तो मेहरगढ़ देखिए हम नाम नहीं बताएंगे, वो आपको लिखना है। देखिए मेहरगढ़ यहाँ पे पड़ता था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल में रखा जाता है। और यहाँ से 700 यानी BC, 700 BC, ठीक है, 7000 साल पहले, आज 2000 हो गया, इस समय से देखा जाए तो 9000 साल पहले, ठीक है ना, मेहरगढ़ में गेहूं के, किस चीज़ के, गेहूं के, कपास के, जौ के, पालतू भैंस, बकरी के साथ मालिक का दफन, बकरी जो होती थी और बकरी का जो मालिक होता था मर जाता था तो उसे बकरी एक दे करके उसे दफना दिया जाता था। बकरी और मालिक को एक साथ दफन किया गया यहाँ पे मिला है। इसी के साथ साथ यहाँ पे चकमक पत्थर का उद्योग भी मिला है। किस चीज़ का? चकमक पत्थर का उपयोग, चकमक जो है पत्थर का उपयोग यहाँ पे देखने को मिला है। और जो है इसका मेहरगढ़ जो है यहाँ पे आप बताइएगा इसके बारे में। और आप देख सकते हैं कि जो मेहरगढ़ है यहाँ से चकमक पत्थर का उपयोग देखने को मिला, और चकमक पत्थर मिला, गेहूँ मिला, कपास मिला, जौ मिला, यहाँ पालतू भैंस भी और बकरी के साथ मालिक का दफन एक साथ मिला हुआ है। जिसे आप ज़रूर इसे एक बार लर्न करिएगा, याद भी रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी। ये पूछा जाता है कि मालिक
और बकरी एक साथ दफन किस जगह से मिले हैं? तो यह हो गया ऑप्शन मेहरगढ़, इसका नाम हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, तो साथियों आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेटा सिटी। क्वेटा सिटी जो है पाकिस्तान में पड़ता है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ देखिए क्वेटा सिटी में जो है टोकरी मिली है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेटा सिटी है, और उस समय की क्वेटा सिटी हुआ करती थी, इस समय जो है सिटी उटी नहीं रह गई है। और यह क्वेटा घाटी भी है, और इसे यहीं पे जो है हमें टोकरी देखने को मिला है। टोकरी जो है, जो कि किसी मिट्टी का राह होगा, और आपको हम दिखाएंगे टोकरी ये कहाँ से मिला है। और ये क्वेटा घाटी में मिला है, जो कि इस समय पाकिस्तान के कंट्रोल में क्षेत्र आता है। आप देखिएगा यहाँ से ये वाली टोकरी देखने को मिली है। देखिए ऐसी टोकरी यहाँ पे देखने को मिली है। बताइएगा किस जगह से मिली है? आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एक बार कि यह किस जगह से मिली है। हमें याद है कि आप भूल गए होंगे, और इसे याद होगा तो ज़रूर लिखिएगा कि यह किस जगह से यह टोकरी मिली है, कौन सी घाटी में मिली है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और चलते हैं बुर्ज होम। ठीक है, अब देखें बुर्ज होम कहाँ पे है। तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और यहाँ पर हमें जो है गर्त आवास देखने को मिला है। बुर्ज होम यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहाँ से पूरा ये सब। और यहाँ पे हमें बुर्ज होम, यहाँ पे जो है बुर्ज होम यहाँ पे है, और यहाँ पे गर्त आवास। गर्त आवास साथी लोग क्या होता है, यह एक ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर ही एक गुफा की तरह बनाया जाता है, और उसमें इंसान लोग जाके रहते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा सुरक्षा रहती है, क्योंकि इसमें कोई जानवर घुसेगा नहीं वैसे तो, और घुसेगा तो ये लोग आसानी से उसे मार सकते हैं, क्योंकि एक तरफा रहता है। वे लोग घुस के मार आसानी से उनको जो है कर पाएंगे, और वे भी उसका तरीका उनके पास होता था। इसलिए गर्तवास में इन्हें जो ठंडी गर्मी से भी निजात मिलती थी। इसके आगे बढ़े तो यहाँ पे कुत्ता और मालिक का शव एक साथ दफन मिला है। बुर्ज होम से ही कुत्ता जो है प्लस मालिक का एक साथ इन लोग का दफन हुआ जो है कब्र मिली है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कुत्ता पालन शुरू हो चुका था, और यहाँ पे कुत्ते का सबसे पहले भी पाला गया था कुत्ते को। जो कुत्ता जो है कई शिकार जो होते हैं जो इन लोग को खाने के लिए ज़रूरी होते थे, हिरण का शिकार करते थे या भैंसा का, तो कुत्ते जो है उन्हें दौड़ा कर डरा देते थे पहले, और फिर ये लोग उसे थोड़ा सा दौड़ा देते थे। तो दौड़ाने के बाद ये थक जाता था, तो वह ऐसे ही धीमा हो जाता था, और फिर वहाँ पे जा कर के यहाँ के लोग उन्हें मारते थे, जिससे वे आसानी से उन्हें अपना शिकार प्राप्त कर लेते थे। अगला है गुफ कुराल, जो है ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है यहाँ पर, और इसका नाम है गुफ कुराल। ठीक है, गुफ कुराल भी जम्मू कश्मीर पड़ता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर जो है में ही गुफ कुराल है, यही आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे कारखाना मिला है, चूँकि इस समय का नवपाषाण काल का यह एक तरीके से जो है फैक्ट्री हुआ करती थी। यहाँ पे सामान जो है बनाए जाते थे, जैसे यहाँ पे सुई बनाया जाता था, और सुई के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे हेयर पिन जो बालों में लगाई जाती है, आप लोग देखे होंगे इसे, और लड़कियाँ लोग पहनी भी होंगी। यहाँ पे पशु बलि के भी साक्ष्य मिले हैं। पशुओं को बाल काटने के लिए कुछ हथियार मिले हैं, जिससे पशु बलि की बातें चलती है कि यह जहाँ पशु बलि भी होता था, और पशु बलि के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। यहाँ पे कृषि भी होती थी, क्योंकि कृषि अब जो है हर जगह होने लगी थी, तो कृषि हर जगह कॉमन रहेगा, यह आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन सा कलर लिया जाए जो आपको दिखे। हाँ, ये बहुत बढ़िया कलर है, दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं
तो चिनाद, चिनाद जो है बिहार में पड़ता है। बिहार आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा सा लिखा भी है चिनाद, जो है पटना के ठीक पास में ही है चिनाद। चिराद जो है, यहाँ से कौन कौन से चीज़ मिले हैं, कौन कौन से हथियार या औजार मिले हुए हैं, इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर से सबसे अधिक हड्डी के औजार मिले हैं। किस चीज़ के? हड्डी के औजार मिले हैं, क्योंकि हड्डी जो है वो आसानी से मिल जाती थी, और यहाँ पे जो शिकार करते थे पशुओं का, उनकी हड्डी मजबूत होती थी और उन्हें कहीं और जाना नहीं पड़ता था, और इसमें मजबूती के कारण इसका प्रयोग लोग कर लेते थे। इसलिए यहाँ पे हड्डी के हथियार देखने को मिले हैं, जिससे यहाँ पता चला कि लोग हड्डी से ही अपना शिकार किया करते थे, और उसका उपयोग बहुत आयात में था। यहाँ पे गेहूँ की खेती और जौ की खेती का भी प्रमाण मिला है। यहाँ पे गेहूँ और जौ की खेती आसानी से की जाती रही होगी। इसी के साथ साथ आगे बढ़ें तो यहीं पे गेरू, इसके आगे देखें तो गेरू मृदभांड मिला हुआ है। गेरू मृदभांड जो है हस्तिनापुर से मिला हुआ है। हस्तिनापुर कहाँ पे है? तो हस्तिनापुर जो है यूपी में ही पड़ता है, और यूपी के थोड़ा सा बगल में दिल्ली से सटा ये हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको, इसी को हस्तिनापुर उस समय कहा जाता था। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आप जानते होंगे, यहाँ पे कौरव और पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पे गेरू मृदभांड मिले हैं, यानी गेरुआ कलर की जो है मृदभांड मिले हैं, बर्तन मिला है। जैसे हमने दिखाया था पिछले समय में आपको, एक कटोरा टाइप का जो मिट्टी का बना हुआ था, वैसे ही गेरू वाला मृदभांड दिखता है, और इसे ही गेरू मृदभांड कहा जाता है। देखिए गेरू मृदभांड, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये भी इसे गेरू मृदभांड बोल सकते हैं ये चीज़ें को। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें। और तो हमने गेरू मृदभांड देख लिया, जो कि कहाँ पे था? हस्तिनापुर में था। ठीक है, इसी के साथ सबसे लंबा काल एक चीज़ और देख लिया जाए तो यहाँ पे कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से क्या क्या मिला है? देखिए कोल्डिहवा जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यह इलाहाबाद के ही पास में ठीक है। इसे हम डिलीट कर देते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा कि हस्तिनापुर में गेरू मृदभांड मिला है। कोल्डिहवा जो है इलाहाबाद में पड़ता है। देखिए यहाँ पे बनारस के ठीक इसी के पास में यहाँ पे इलाहाबाद है, कानपुर और बनारस के बीच में। और यहाँ पे कोल्डिहवा, इसी को कहा जाता है कोल्डिहवा। ये बताइएगा कि कोल्डिहवा किस नदी के बीच या नदी के किनारे है कोल्डिहवा, और ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये यहाँ पे कौन सी घाटी है और कौन सी मतलब यहाँ पे है। तो यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं, और यहाँ पे चावल की भूसी उसी आदि मिली है। चक्की मिला है, इससे आटा पीसा जाता रहा होगा। चक्की जो है आटा पीसने वाली यहाँ पे मिली है। रस्सी छाप बर्तन, रस्सी छाप बर्तन, इसका प्रयोग क्यों था और यह क्यों मिला? इसका यूज क्या होता था? तो इसका यूज जो है बर्तन को और ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा, रस्सी छाप बर्तन का, क्योंकि थोड़ा सा इससे डिजाइन भी बन जाएगा और इसका देखने में अच्छा लगेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे धान की खेती भी देखने को मिला है। तो चावल यहाँ पे आप लोग देख ही लिए हैं। तो आगे चलते हैं, और यहाँ पे महागढ़ा, यहीं पे इलाहाबाद के ही जो बेलन घाटी है, यहीं पे एक महागढ़ा भी मिला है। और जो कि घाटी था तो लंबी नदियाँ बन जाती हैं ऐसे ऐसे, तो इसके पास में ही यहाँ पे महागढ़ा भी मिला है, जिसे कहते हैं महागढ़ा। देखिए हम इसको लिख दिए महागढ़ा। महागढ़ा में हमें पशु बाड़ा मिला है, पशु की बाड़ा, जहाँ पे पशुओं को रहने का स्थान होता है उसी को पशु बाड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पे पशु बाड़ा मिला है। गौशाला मिला है। जब पशु बाड़ा मिल जाएगा तो गौशाला कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गौशाला ही मिलना लाजमी है। बाली छाप बर्तन मिला है, जो कि धान की हुआ करती थी, यानी
धान की बाली छाप बर्तन, बाली छाप बर्तन। देखिए हमने ऊपर देखा जो कोल्डिहवा था वहाँ पे रस्सी का छपा हुआ बर्तन देखने को मिला, जबकि महागढ़ा में बाली छाप यानी धान की बाली से छपा हुआ एक बर्तन मिला जिस पर धान की बाली दिखती थी। इससे अभी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे धान उगता रहा होगा, तभी तो धान की बाली वाला बर्तन मिला है, कि ऐसे तो धान का बाली मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने यह भी देख लिया, और ये भी समझते बिल्कुल चलिए आप, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। चौपानी मांडो, ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चौपानी मांडो जो है यह भी बेलन घाटी में ही है, यहीं पे इलाहाबाद में ही चौपानी मांडो। तो हमने इलाहाबाद में दो चीज़ें देख लिया, कौन कौन? पहला तो यहाँ पे देखा हमने कोल्डिहवा, फिर महागढ़ा देख लिया, और अगला जो देख रहे हैं यह है चौपानी मांडो। क्या चीज़ है साथियों, एक बार लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा इसका जो नाम है अटपटा है, चौपानी मांडो। चौपानी जो है मांडो यह कहाँ से मिला है? यह बेलन घाटी के ही क्षेत्र में आता था, जो इलाहाबाद में आज इसका एरिया है। और यहाँ पे बड़ा सा मटका मिला है। क्या मिला है? बड़ा सा मटका मिला है। तो देखिए यहाँ पे हमें याद रखना है कि यहाँ पे चौपानी मांडो से बड़ा मटका मिला है। इसका लोग पानी भरने में यूज करते रहेंगे, या इसमें अपने अनाज को स्टॉक करने में इसका प्रयोग करते रहे होंगे ये लोग। लवरादेव, अगला है लवरादेव। लवरादेव कहाँ पे है? संत कबीर नगर, जो उत्तर प्रदेश में आता है। और संत कबीर नगर का जो इस समय कहाँ पे पड़ता है? यह गोरखपुर के ठीक बगल में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे गोरखपुर है, और गोरखपुर के बगल में ही हमें देखने को मिलता है क्या चीज़? लहुरादेव। यहाँ पे है लहुरादेव। और लहुरादेव से हमें क्या क्या मिला है? इसमें सबसे पहले चावल की साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहला चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य पहला कहाँ मिला है? लहुरादेव में मिला है चावल का साक्ष्य। उसके बाद के जो मिले हैं ये देखने को मिले हैं। यह जो है 8000 साल पुराना है, यानी 8000 साल BC में चावल का साक्ष्य मिला है लहुरादेव से। जबकि कोल्डिहवा का जो चावल था, कोल्डिहवा का, वह 7000 BC पुराना है। तो इस तरीके से हम समझ लिए कि ये चावल के साक्ष्य लहुरादेव में 8000 साल पुराना मिला है। और इसी के समकालीन वहाँ पे मेहरगढ़ में भी इसी के समकालीन का चावल का साक्ष्य वहाँ पर भी मिला है। लेकिन सबसे पहले चावल मेहरगढ़ में देखने को मिला था, हमें यह भी कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो लहुरादेव में मिला था। और लहुरादेव में सबसे पहले मिला था, मेहरगढ़ में बाद में मिला था। जो मेहरगढ़ में है जो है वहाँ पे बाद में मिला था। और 7000 में वहाँ पे मेहरगढ़ में मिला था। 7000 में मेहरगढ़ में भी हमें देखने को मिला था। इसलिए हम याद रखेंगे कि सबसे पहला चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? लहुरादेव में मिला। अब पूर्वोत्तर राज्यों में इस समय झूम खेती होती थी। पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि झूम खेती भी यहाँ पे हुआ करती थी, और यहाँ पे इसका साक्ष्य देखने को मिला है। पूर्वोत्तर राज्य जो है, देखिए ये जो एरिया है, ये सब पूर्वोत्तर राज्य हुआ करते थे। और आज भी पूर्वोत्तर राज्य में झूम खेती होती है आज भी। तो झूम खेती में क्या क्या होता है और कैसे खेती की जाती है, इसे एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और बताइएगा। झूम खेती जो है नुकसानदायक होती है कि लाभदायक होती है? तो झूम खेती आज भी यहाँ पे खूब अच्छे तरीके से होती है, और यहाँ पे लोग जो है इसकी खेती का उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उबड़ खाबड़ ज़मीन है और उससे बराबर इसका उपयोग ऐसे लगातार कर पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो है हमने देख लिया झूम की खेती कहाँ मिली है? पूर्वोत्तर राज्य में, कोपेनहेगन। ठीक है, अब कुछ इसके पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या इसके पाते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि कुछ पीतल के देखिए बर्तन ही मिले हैं, यहाँ पे से कई जगहों से बर्तन मिले हैं। तो यहाँ देखिए ये जो बाजा बजाने वाला तो होता था, जो पिपीरी लोग यूज करते हैं, देखिए ये अभी ऐसा मिला है,
ये देखिए मटका मिला है, ये सब कापर की चीज़ें हैं। ये देखिए लोटी टाइप का है और इसका कई तरह का लोग उपयोग किया करते थे। तो इनका उपयोग जो है कापर एज आने के बाद इनके बहुत से काम जो है कापर पर डिपेंडेंट हो गए थे, यानी तांबे पर डिपेंडेंट हो गए थे, इसका उपयोग करते थे। इसी के साथ जो है यहाँ देखिए कापर एज की सोसाइटी भी थी। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में ही कापर एज यानी सोसाइटी है। ये जो है देखिए वेनेजुएला का ये एरिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइबेरिया यानी लाओस, मिलेरियास और लाइबेरिया यानी इल्बेरिया का जो है क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है इस समय के लोग जो है ऐसे अपना घर बनाए हुए थे। देखिए एक एक ये सब घर है एक एक, और एक एक घरों में ये लोग रहा करते थे। और ऐसे देखिए ये लोग अपना दीवार बनाए थे ताकि यहाँ पे कोई भी चोरी वोरी या कोई भी ऐसे इसमें घुसपैठ ना कर पाए। और देखिए ये लोग बिल्कुल तरीके से सेफ तरीके से ये लोग हुआ करते थे। और कापर ए जाने के बाद ये लोग देखिए यहाँ पे जो राजा हुआ करते सबसे ऊपर हुआ करते थे, और ये लोग ऊपर से जो है अपनी सेना उना आदि रखते थे। और देखिए उससे भी ऊँचे पर जो है इनके महल हुआ करते थे। और नीचे हुआ करते थे जो लोग अन्य लोग हुआ करते थे, ये लोग यहाँ पे हुआ करते थे। तो कापर एज में सोसाइटी देखिए कितने वेल तरीके से हो गई थी। और लोग शहरी जीवन की तरह से अपना व्यवस्था किए थे, लेकिन शहर तो नहीं कर सकते, एक गांव ही कर सकते हैं, लेकिन गांव भी एक वेल ट्रेंड की तरह इनका उपयोग ये लोग सीख चुके थे। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे लंबा काल, ठीक है, जो तीनों काल से संबंधित है, वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है, यह बताइए। इसके बारे में बात करते हैं, सबसे लंबा काल कौन सा एज रहा है। तो सबसे लंबा काल हम देखें तो सबसे लंबा काल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मेहरगढ़ का। किसका? मेहरगढ़ का। मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ है यहाँ पे तीनों काल का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे लगातार आदमी लोग रहे, यहाँ से कहीं गए नहीं, क्योंकि मेहरगढ़ बहुत ही अच्छा एरिया था। यहाँ पे खेती भी आसानी से हो जाती थी, यहाँ पे जल की व्यवस्था थी, और यहाँ पे यहाँ से जो सामान को दूसरी जगह पर ले जाने और ले आने में बहुत ज़्यादा सहूलियत देखी गई थी। इस कारण यहाँ पे तीनों कालों का मिलता है, इसलिए इसे लंबा सबसे काल कहा गया है मेहरगढ़ को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कोपेनहेगन पॉइंट है, इसे जरूर लिख लीजिएगा। और कोपेनहेगन, जो कोपेनहेगन है साथियों, आप लोग को साफ तो नहीं दिख पा रहा होगा, इसलिए इसे हम कलर बदल देते हैं। तो कोपेनहेगन जो है यहाँ पे विश्व संग्रहालय है, विश्व संग्रहालय है। ये जो है डेनमार्क में है। कहाँ पे है? डेनमार्क में है। ये भी आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, यह डेनमार्क में है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत में भी एक संग्रहालय है जिसका नाम मानव संग्रहालय है। क्या नाम है साथियों? मानव संग्रहालय। और मानव संग्रहालय ये कहाँ पे है बताइए? ये जो है एमपी के भोपाल में है, यानी एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। किस चीज़ का? मानव संग्रहालय। और उसके बाद जो है यहाँ पे पहिया भी देखने को मिला, मनका भी मिला, क्योंकि फैक्ट्री उस समय गाँव हुआ करती थी जो नई चीज़ों को या आलपीन उलपीन बनाने का काम किया करती थी। तो ये जम्मू कश्मीर में गुफ कराल नाम का हुआ करता था। और यहाँ पे होमोसेपियंस अब देखने को मिले थे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे होमोसेपियंस इस समय हो गए थे, जो हम लोग हैं यह होमोसेपियंस का ही एक रूप है। और होमोसेपियंस जो है यह आज का जो मानव है वह 8000 साल पहले या 4000 साल पहले होमोसेपियंस दिखना लग गए थे, और वही आज भी होमोसेपियंस हैं। तो यहाँ पे पहिया और भारत में आग की खोज इस समय हो गई थी। किस समय में? नव पाषाण काल में, जबकि पूरा पाषाण काल में भारत में आग की खोज नहीं हुई थी, बल्कि दूसरी जगह खोज हुई थी। यानी भारत में जो आग की खोज और पहिया की खोज दोनों एक साथ यहाँ पे देखने को मिली। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलेंगे जो है हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री में। और यहाँ पे सिंध घाटी सभ्यता कांस्य युग के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे और सीखेंगे। और आपको इसमें जो भी सुझाव देनी है
ज़रूर आप दीजिएगा, उसे हम फॉलो करेंगे, उसे फिर से नए तरीके से, नए व्यवस्था से करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।